और कांग्रेस पार्टी समझती है कि दुनिया नहीं देख रही है। ये इनका सेकुलरिज्म है, ये इनकी सोच है। जिसके साथ इत्तेहाद में है, जिसके साथ इख्तिदार में है, वो ही बीजेपी की तायीद करता है इस कानून बनाने में। ये इनका असली चेहरा है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को हमने दावत दी थी कि आइए मुश्तरका मजलिस अमल में, आप नहीं आए तो उन जलसों में दो लोग नहीं आते, दो पार्टी नहीं आते, एक बीजेपी एक कांग्रेस। बीजेपी तो खैर कानून बनाई। हैदराबाद में जुमे के दिन मुश्तरका मजलिस अमल के तहत एक तिरंगा रैली का ऐलान हुआ था। बाद नमाज जुमा अल्हम्दुलिल्लाह वो तिरंगा रैली कामयाब रही। 1.5 से 2 लाख के दरमियान अवाम में उसमें शिरकत की, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत सब ने उसमें शिरकत की। और जैसा रैली खत्म हुई उसके बाद से दूसरे दिन तक अभी तक भी कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपके हाथ में तिरंगा कैसे आ गया ओवैसी। मैंने कहा क्यों, तो कहा कि अचानक आप वफादार हो गए, किसके डर से आप तिरंगा उठा लिए। मैंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। बोले नहीं, ये हमको महसूस हो रहा है। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तिरंगा रैली जो निकाली गई मुश्तरका मजलिस अमल के फैसले पर, वो तिरंगा रैली हम इसलिए नहीं निकाले कि हम वफादार हैं या वफादारी दिखाने के लिए। हम तिरंगा रैली इसलिए नहीं निकाले कि किसी के डर से। हम तिरंगा रैली इसलिए निकाले क्योंकि हम बताना चाह रहे थे कि जिसके हाथ में तिरंगा था वो धोखा देते रहे मुसलमानों को, अक़लियतों को। सेकुलरिज्म के नाम पर हमको कमजोर करते गए। और जिसके हाथ में तिरंगा था, हाथ में तो तिरंगा था मगर जबान पर गोडसे जिंदाबाद के नारे थे। इसीलिए हमने फैसला किया कि अब तिरंगा हम उठाएंगे, इस मुल्क का बोझ, इस मुल्क के मुस्तकबिल को हम बचाएंगे। मगर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में बड़ी तकलीफ पैदा हो गई कि इनके हाथ में तिरंगा कैसे आ गया। अरे दीवानों, ये तिरंगा बनाने में हैदराबाद की एक खातून जिसका नाम तैयब जी है, उसका भी नाम है। हैदराबाद की वो मोहतरमा थी जिसने तिरंगा बनाने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। मगर इनको तकलीफ इसलिए हो गई कि डंडा भी इनके हाथ में आ गया और तिरंगा भी इनके हाथ में आ गया। यकीनन डंडा भी हमारा है, तिरंगा भी हमारा है। अब हम ये तिरंगे को उठाकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। हम तिरंगे के बताएंगे, संविधान बताएंगे, संविधान की तमहीद का हवाला देंगे जिसका भी राजेंद्र यादव ने पढ़कर सुनाया। ये इनका चेहरा है, ये इनकी असली हकीकत है। आप बताइए कि हर जगह पर धोखा देती आए हैं, हर जगह पर धोखा देती आए हैं। पार्लियामेंट में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक कानून है टेररिज्म के ताल्लुक से, दहशतगर्दी के ताल्लुक से। आप जाकर देखिए, अगस्त या सब जुलाई या अगस्त में पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, ऐसा बदतरीन कानून बीजेपी ने बनाया कि वो कानून इतना गंदा है। अगर किसी नौजवान के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून लग जाता है तो 120 दिन सिर्फ डिटेंशन टाइम है। दुनिया में किसी भी मुल्क में इतना गंदा कानून नहीं है। अमेरिका में अगर पेट्रियट एक्ट लगेगा तो 9 दिन, बर्तानिया में लगेगा तो 28 दिन। पूरे दुनिया में अगर एक ऐसा काला कानून है तो भारत में 120 दिन। जब उस कानून में तरमीम ये हुई कि दिल्ली में बैठा हुआ NIA का एक पुलिस ऑफिसर एक ऑर्डर इशू कर सकता है कि संगारेड्डी का जैद बकर ये टेररिस्ट के लिस्ट में इसका नाम शामिल करेंगे और उसकी जायदाद को जब्त कर लेंगे। जब यह कानून पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी ने मोदी का साथ दिया। कांग्रेस पार्टी ने मोदी का साथ दिया। उठाकर देख लो, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स हैं। इल्जाम मुझ पर लगाते,
और मैं खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत किया, दलाइल के साथ किया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बल्कि मैंने तो उस पार्लियामेंट की तकरीर में कहा था कि मैं ये देखना चाह रहा हूं स्पीकर साहब कि ये कानून जो आज यहां पर तरमीम करके पास किया जा रहा है, कि अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए कि किसी कांग्रेस के लीडर पर इस तरह का कानून पड़े और वो 5-5 साल जेल में सड़ कर निकले। जब इस कांग्रेस पार्टी को मालूम होगा तो पूरे कांग्रेस के लोग खड़े हो गए। है कितने? 50। हम 500 पे भारी है, तूने 50 खड़े होके बोले क्या बोल रहे? बोला बैठ। एक उठ के बोला मैं बड़ी माजरत से ओवैसी साहब को कह रहा, बोला तुम्हारी माजरत की जरूरत नहीं है, रख लो। तुम तायीद कर रहे हो इस कानून की, बोलो मैंने बोलो कानून की तायीद की है। यह कानून बना। दहशतगर्दी का अगर कानून किसी पे इस्तेमाल होता है तो लिखा हुआ है हमारे मुकद्दर में, मुसलमान, दलित, आदिवासी और जो भी हुकूमत के खिलाफ रहा, जो भी हुकूमत के खिलाफ रहा, यूएपीए लगाओ। राजस्थान की जेल में एक बच्चा था, 7 साल या 8 साल जेल में रहकर, 8 या 9 साल जेल में रहकर निकला। जब अपने घर को गया तो मालूम हुआ कि अम्मा का इंतकाल हो गया। तो खबरस्तान पर जाकर अम्मा की खबर पर लेटा हुआ है। मीडिया ने फोटो डाली उस बच्चे की और खबर पर लेट कर रो रहा है कि अम्मा मैं 9 साल के बाद घर को आया और तू घर में नहीं है। कौन कानून पास किया? वो किसने उस कानून को और सख्त किया, गंदा किया? आपने। और आप आ जाकर कहते हैं कि मजलिस ये कर रही है, मजलिस वो कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, एक एक चीज अगर मैं बयान करना शुरू कांग्रेस पार्टी की तो आप समझ लीजिए कि रात काफी नहीं होगी। इनकी इतनी बड़ी काली दास्तान है, लिस्ट है मेरे सामने। ये इन्हीं के कारनामे हैं कि आज आप और हम परेशान हैं। इन्हीं के कारनामे हैं, इन्हीं की कोशिशें। आधार निकाले आप, जरूरत नहीं थी आधार की, पुकार रहा था आधार मत निकालो, यारिस की जरूरत, आधार आप निकाले। आज आधार आपकी जिम्मेदारी। आरटीआई के कानून को लाए, उसमें कमजोरी करे, मत करो। आज मोदी दूसरा उसको और अच्छा को बुरा कर दिए और तरमीमात लाकर, ये हर चीज में इनकी। और फिर 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन, मोदी अगर 306 सीट लेकर आए तो मैं जिम्मेदार। मैं तो 3 सीट लड़ा ना, हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज। हैदराबाद की आवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी को शिकस्त दी। औरंगाबाद में मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने 30 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज कांग्रेस शिवसेना के साथ। बिहार किशनगंज में हमारे उम्मीदवार अख्तरुल ईमान 3 लाख वोट लिए और कांग्रेस पार्टी 3.5 लाख वोट ली। 3,25,000 नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ली। आज बताइए फिर कौन किसकी मदद कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये हसद है, बुग़्ज़ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कि जिस पर तनकीद करते थे ये लोग के गरीबों की जमात है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वालों की, रिक्शे वालों की जमात है। यकीनन ये गरीबों की एक बेबाक आवाज है और हमेशा रहेगी। मगर इनको तकलीफ इस बात की है कि सरजमीन तेलंगाना की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट भी दिया और दुआएं भी दी। इनको इस बात की हसद है कि हैदराबाद की गली कूचों से, तेलंगाना की इस रियासत सरजमीन से एक शख्स उठता है और अपनी जमात के पैगाम को महाराष्ट्र में लेकर जाता है, एमपी की सीट जीतता है, 2 एमएलए मजलिस के जीतते हैं, 100 कारपोरेटर मजलिस के महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में मजलिस के 40 अराकीन बल्दिया है, दासना का चेयरमैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, बिहार की सरजमीन पर मजलिस जाती है, किशनगंज की बाई इलेक्शन की सीट बीजेपी को हराकर मजलिस का एमएलए बनता है, कर्नाटका में मजलिस बड़े जोरों शोर के साथ
अपना काम कर रही है। इसीलिए इनको देखा नहीं जाता कि गरीबों और मजलूमों की एक बेकार आवाज उठ रही है, जो सेकुलरिज्म के तमाम चेहरों को बेनकाब करके मिल्लत मजलूमा के मसाइल को बेबाकी से रख रही है। आज इसीलिए इनको परेशानी लागत हो जाती है। क्या मजलिस से दुश्मनी है बताओ, सिवाय हसद के और कुछ नहीं। कामों की फेहरिस्त अभी हमारे मोअज़्ज़िज़ सदर ने आपके सामने रखा, अराकीन बल्दिया ने रखा। इनको सिर्फ हसद है, जलन है कि क्यों एक आवाज उठ रही है यहां से, क्यों मुस्लिम अक़लियत दलितों की एक बेबाक आवाज उठ रही है, ओबीसी बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों की, क्योंकि इनको लगता है कि जब ये आवाज उठ रही है तो फिर इनका क्या होगा। इनको यही चीज फिक्र है, देख नहीं सकते। तेलंगाना में असेंबली के इलेक्शन में बात सही है, मैं इसी ग्राउंड में आकर आपसे अपील किया था, ये अल्लाह की और मशीयत है, मशीयत इलाही है, मैं मानता हूं, मगर तेलंगाना में कांग्रेस हारी। इनको उस बात का गम है, क्यों हराए हमको। हम बोले क्यों नहीं हराएंगे, हम जिसका साथ दिए खुल का साथ दिए। फिर इनको तकलीफ है कि क्या आप वहां पर जाएंगे, क्या आप यहां पर जाएंगे। एक गुजरात से एक वफद आया था, भरूच से, और गुजरात के कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनके गांव से लोग आए मेरे पास दारुसलाम को बगैर बोले, आकर उनके वहां का मुकामी चुड़वा ला के दिए, बोले हमारे पास का मशहूर है। मैं बोला भाई मैं यहाँ हैदराबाद में खाऊंगा तो दिल्ली में पेट में दर्द होगा। बोले नहीं आप खाओ, आप खाओ, आपको देने आए, बहुत मशहूर है। बोले फोटो भी लेके डालेंगे, बोला डालो। वो लोग बोल रहे मुझसे तुम गुजरात को आओ, कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब क्या करेंगे आके, बोले खाली आओ तुम, एक बार आकर तुम भरूच में एक जलसा करो, उसके बाद देखो हम क्या करते। राजस्थान में मजलिस के लिए तड़प है, क्यों है? आज अवाम जान चुकी है कि हमको हमारी आवाज की जरूरत है, और ये क्यों पैदा हो रहा बता रहा हूं आपको मैं। एक तो इनकी पार्टी में कोई है ही नहीं, कांग्रेस में जितने भी है वो उतरे हुए शल है, एक्सपायरी की दवा है, काम नहीं कर सकती। अवाम में बेदारी पैदा हो चुकी, अवाम ये देख रही है कि मोदी की ताकत बढ़ते जा रही है, बीजेपी की ताकत बढ़ते जा रही है, तो हम क्या करेंगे अब? आखिर हमारा भी तो कोई होना ना, आखिर हमारी भी तो कोई आवाज होना, आखिर हमारा भी तो कोई पहचान होना, आखिर हमारे लिए भी तो कोई लड़ने वाला होना, आखिर हमारे पास से भी कोई खड़ा होकर इनको जवाब दे सके। इसीलिए तड़प है, इसीलिए ये फिक्र है, इसीलिए ये तब्दीली है, और यकीनन ये तब्दीली पूरे मुल्क में लाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। मैं सेकुलरिज्म का गुलाम था ना रहूंगा, मैं अवाम का खादिम हूँ, अवाम का गुलाम हूँ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलामी का अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे गले में सेकुलरिज्म का तोक नहीं है, मेरी जबान पर सेकुलरिज्म का मोहर नहीं है, मेरी सोच और फिक्र पर कांग्रेस की गुलामी नहीं है, मेरी सोच और फिक्र पर, मेरी जबान पर आईन है, दस्तूर हिंद है, और दस्तूर हिंद मुझे और तुमसे कहता है कि तुम अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट डालो, कामयाब करो अपनी जमात को। जब मोदी 306 ला सकता तो क्या संगारेड्डी से तुम 11 नहीं जिता सकते? जिता सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, और हम जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वोट भी डालो भाई उसको जाके जरा। खाली तकरीर सुनते, टिकटॉक बनाते, ये क्या है रे भाई? टिकटॉक ही है। परसों कोई मेरे को दिखाए, अरे ऐसा नहीं करना मियां, नहीं देखिए, नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूं आपको। आप मेरी फोटो लगा के किसी एक मोहतरमा की फोटो लगा दी उसको, नहीं गलत है, नहीं 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 गलत, नहीं 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 बिल्कुल गलत है, बदतमीजी है। अगर उसकी जगह पे आपकी बहन की फोटो लगी तो
आपकी बीवी की फोटो लगी तो गलत है ना? नहीं नहीं मेरे भाई, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। याद रखो, आज आप मजे ले रहे, कल को आपसे कर देगा तो आप बोलेंगे तेरी हिम्मत कैसी हुई। टिकटॉक डालो, मुझे डालो ना, वो डालो टिकटॉक में, मैं जो बोला वो डालो टिकटॉक। अब इनको यही फिक्र है कि हमारा टिकटॉक नहीं आता, इनका टिकटॉक आता। अरे टिकटॉक डालने के लिए बोलने की सलाहियत भी होना पड़ता प्यारे। जो अल्लाह का करम है, हम दीवानों को अल्लाह क्या दिया। मुझे किसी एक कांग्रेस के लीडर ने बोला कि ओवैसी तेरे पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? बोला ये है। बोले और क्या है? बोला ये। मैं और बोलू? नहीं नहीं, अब नको बोलो, तीसरी बात तुम बोलेंगे। मेरा ये जरूरी है, दिमाग, जबान, दिल, और जब तक ये तीनों चीजों एक जगह नहीं रहती आप कुछ नहीं बोल सकते। इनका मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी का दिमाग बीजेपी में, दिल आरएसएस में, अब जबान से खाली सेकुलरिज्म बोलते, क्या निकलता जुमला? हो सकता क्या? बोलो आप, तीनों एक जगह जमा होना, दिमाग, जबान, दिल। तो जो दिल बोलता वो दिमाग को ही मानना पड़ता तो जबान पे आता। और हम लोग तो दीवानगी की हद को पार कर चुके हैं। बाज वक्त हम अकल को, दिमाग को नहीं सुनते, हम दिल को सुनते, क्योंकि दिल से जो आवाज निकलती असर रखती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे दोबारा अपील कर रहा हूं कि 22 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। अगर कोई कांग्रेस के लोग, इनके पास ज्यादा दौलत है, ले लो आप, नो प्रॉब्लम। मेरी वजह से मिल रहा ना आपको, तो मेरे को खाली वोट दो। वो जो दे रहे लो, आपने क्या करने का? खाजा का लंगर है, लूट के खाओ, दबा के लो। और मैं तो बोल रहा हूं कांग्रेसी का रेट बढ़ाओ। मेरी कीमत 2000 रुपये नहीं है रे, बहुत ज्यादा कीमत है। ये देते कहते, इन्हों देते, क्या देते तुम लोग? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में मैं अपील करूंगा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से भी कि भैंसे में आज जो वाकयात हुए वह काबिल मजम्मत है। हम चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करते कि एक एक खातियों के खिलाफ एक्शन लो आप। मैं कल रात भर डीजीपी साहब से बातचीत कर रहा था, जाबिर अहमद के साथ। पुलिस गई सुबह में वहां पर, मगर पुलिस की मौजूदगी में जो नंगा नाच हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। और केसीआर चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि जिस किसी का नुकसान हो, चाहे कोई मजहब का हो, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन दे, खातियों के खिलाफ एक्शन ले, एक एक एफआईआर रजिस्टर होना, गिरफ्तारी होना। और मैं भैंसे की आवाम से अपील करता हूं कि अमन को बरकरार रखिए। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भी इस जलसे में आए, निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए। ये आपकी आवाज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।